तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन आपने देखा है। थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले टर्म्स जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम बाउंड्री, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में आपने देखा। उसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल का पूरा डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अब आप नोट करो इंटेंसिव और इंट्रांजिक वेरिएबल। इंटेंसिव और इंट्रांजिक वेरिएबल। सर बोलो बेटा। सर अभी तो आए ही नहीं यहाँ पे ऑनलाइन में बच्चे सारे। नहीं ऑनलाइन, अब बच्चे सब ऑफलाइन हो गए, समझ रहे हो ना। हम अब ऑनलाइन वाले माइनॉरिटी में आ गए, मेजॉरिटी ऑफलाइन है। दो ही बच्चे हैं, वो मैसेज आ रखा है ना ग्रुप पे कि 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी? हाँ जी मैसेज आ रखा है ग्रुप पे। 2 बजे मैसेज दिया हुआ आपने? अच्छा तो सर इसलिए अभी बच्चे आए नहीं ना ऑनलाइन के। नहीं, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारा साथी आ गया। इंटेंसिव और इंट्रांजिक वेरिएबल नोट करो। those thermodynamic variables whose value is independent from the extent of the system, whose value is independent from the extent of the system, that is from amount of the system, are called intensive or intrinsic variable. Intensive or intrinsic variable. इंटेंसिव और इंट्रांजिक वेरिएबल। अब मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करता हूं। कैरेक्टरिस्टिक में ही इनके एग्जांपल भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट करो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट लिखो। दे आर नॉट एडिटिव। सेकंड पॉइंट लिखो। दे कैन बी duplicated or divided. They cannot be duplicated or divided. They cannot be duplicated or divided by duplicating or dividing the system. They cannot be duplicated or divided by duplicating or dividing the system.
they cannot be duplicated or divided by duplicating or dividing the system. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. They depends only on intensive variable. They depends only on intensive variable. ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, जबकि एक्सटेंसिव वेरिएबल इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल दोनों पे डिपेंड करते हैं. अगला पॉइंट लिखो. For a system which consists of for a system which consists of n number of pure non-reacting component, for a system which consists of n number of pure non-reacting component, n number of pure non-reacting component, to determine any intensive variable, to determine any intensive variable, to determine any intensive variable associated with this system, associated with this system, associated with this system, at least to determine any intensive variable associated with this system, at least n plus 1, at least n plus 1 intensive variable must be known. N plus 1 intensive variable must be known. At least n plus 1 intensive variable must be. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे दो गैसियस कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड एक मिक्सचर को हमने कंसीडर किया और उस मिक्सचर की डेंसिटी हम डिटरमाइन करना चाह रहे थे, तो मिक्सचर की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें 3 इंटेंसिव वेरिएबल की जरूरत पड़ी. ठीक है, जबकि वॉल्यूम जब हमने सिस्टम का निकाला, नहीं मास जब हमने सिस्टम का निकाला, तो उसके लिए हमें 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, जिनमें से 3 इंटेंसिव और 1 एक्सटेंसिव था. अब देखो, अगर हम इंटेंसिव वेरिएबल की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करें तो नोट करो, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, all physical properties like melting point, boiling point, all physical properties like melting point, boiling point, viscosity, surface tension, refractive index, volatility, odor, color, etc. are always intensive. ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव होती है. अगला पॉइंट लिखो, all thermodynamic quantities या all physical quantities whose name include
all physical quantities whose name include prefix specific or molar, whose name include prefix specific or molar, are always intensive. For example, specific heat लिखते जाओ, specific heat, specific volume. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, specific charge, specific rotation, molar mass, molar volume, molar heat capacity, molar entropy, molar enthalpy, etc. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इंटेंसिव के एग्जाम्पल. ठीक है, ऐसे लिखो. ऑल कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स, all concentration measurement units next point, all concentration measurement units are always intensive. For example, molarity, mole fraction, molality, normality, strength, percentage strength weight by volume. नाम तो एक बार रिकॉल कर ही लो. ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास. वॉल्यूम फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है. ppm etc. डेंसिटी भी ऑब्वियसली एक तरीके से देखा जाए तो एक टाइप की कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट ही है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग ग्रुप बना करके देखोगे ना तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा. इसके अलावा कुछ जैसे अगर आपसे बोला जाए कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ? वेवलेंथ कुछ नहीं. अच्छा, वेवलेंथ को क्या बोलेंगे? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव. लेंथ पर वेव, वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ पर वेव. नॉर्मल लेंथ नहीं है, लेंथ पर वेव, तो ये इंटेंसिव है. लेकिन अगर सिंपली लेंथ बोले तो वो एक्सटेंसिव. ठीक है, लिख लो, अलग से नोट में लिखो, वेवलेंथ. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ोगे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ये तो सुना होगा. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ. ठीक है, एक्सेप्ट.
बस बस ठीक है। अरे इतना तो पहले बता दी। वेवलेंथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF etc. are intensive. ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद बात आती है थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज की। तो अब हम इसमें स्टेट फंक्शन क्वांटिटी और पाथ फंक्शन क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लिखो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, इसमें लिखो दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। They are of two types. Number one, state function quantity. State function quantity. कई बार इनको स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं। और स्टेट वेरिएबल, मतलब इसका क्या मतलब है आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो हम एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, सिस्टम को हमने एक पर्टिकुलर स्टेट पे रखा हुआ है। तो तुम लोगों का स्पेशल टाइम, अच्छा जाम, बाकी लोग तो हमें लग रहा है हवा में उड़ के आए। जाम भी देख करके लोगों को लगता है। तो स्टेट फंक्शन क्वांटिटी और स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं भाई? स्टेट वेरिएबल जैसे बोल रहे हैं, मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेजेंट है। अब उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम जिन वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब क्या है? स्टेट वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स उस स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्वांटिटी और स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखो। लिखो, दोज थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, दोज थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, those thermodynamic quantities whose change, those thermodynamic quantities whose change depends, whose change depends, whose change depends only on the initial and final state of the system, whose change depends only on the initial and final state of the system, whose change depends upon only the initial and final state of the system, but not upon the path, but not upon the path, but not upon the path, but not upon the path by which, but not upon the path by which this state change is achieved, but not upon the path by which this state change is achieved, this state change is achieved are called state variable, are called state variable or state function quantities.
आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, जैसे मान लो हम एक सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। सिस्टम किसी इनिशियल स्टेट ए पे प्रेजेंट है और यहां से हम इस सिस्टम को फाइनल स्टेट बी तक मूव करा रहा है। ठीक है, सिस्टम जो कि पहले इनिशियल स्टेट ए पे प्रेजेंट था, यहां से हम उसको मूव करा करके कहां ले गए, फाइनल स्टेट बी तक। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमने एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को कंसीडर किया। मान लो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है एक्स। एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी क्या है हमने कंसीडर किया यहां पे, एक्स। अब देखो, एक्स की वैल्यू स्टेट ए पे, मान लो एक्स ए है, ठीक, और इस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी एक्स की वैल्यू स्टेट बी पे क्या है, एक्स बी। तो बोल रहा है कि जो डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स, चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी एक्स, अगर ये इसकी फाइनल वैल्यू और इसकी इनिशियल वैल्यू पे सिर्फ डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ए से बी जाने के लिए अलग अलग पाथ को यूज कर रहे हैं। अब जैसे मान लो एक पाथ ये है, ठीक है, एक पाथ हमने ये कंसीडर कर लिया, तो स्टेट ए से स्टेट बी तक सिस्टम को मूव कराने के लिए हम डिफरेंट पाथ को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पाथ के थ्रू अगर इस चेंज को अचीव करें तो एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी एक्स का जो चेंज है, अगर वो चेंज उसकी फाइनल वैल्यू और उसकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो हम उसको स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। अगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है तो फिर वो स्टेट वेरिएबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम स्टेट फंक्शन क्वांटिटी और स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो अब इसके एग्जांपल लिख लो। स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल लिखो। देखो फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, चाहो तो साथ में सिंबल भी यूज कर सकते हो, जैसे इंथैल्पी के लिए H लिखते हैं, इंथैल्पी के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल H, एंट्रोपी के लिए कैपिटल S, इंटरनल एनर्जी के लिए कैपिटल U, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल U। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी कैपिटल G, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, पीछे बताया था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैपिटल A। अब अभी यहाँ पे ये मत समझ लेना कि भाई सारे ये स्टेट वेरिएबल जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल होंगे, कुछ एक्सटेंसिव भी होते हैं, कुछ इंटेंसिव भी होते हैं। स्टेट वेरिएबल कैन बी इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव बोथ, ऐसा स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ तो सही है। अरे देखो ना, स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल देखो, और एक्सटेंसिव वेरिएबल में भी कुछ एग्जांपल मिलेंगे, कुछ इंटेंसिव मिलेंगे। कौन बोला मैंने, तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने बोला कि a state variable can be intensive as well as extensive both। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ तो सही स्टेटमेंट, बस रहने दे, कोई बात। बाकी जो नहीं सुना वो अच्छा या नहीं सुना, क्योंकि वो गलत था।
जैसे टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर? इंटेंसिव है ना, और स्टेट वेरिएबल है। प्रेशर इंटेंसिव है, स्टेट वेरिएबल है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, और देखो स्टेट वेरिएबल है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको मिलेंगे उनमें से कुछ इंटेंसिव है और कुछ एक्सटेंसिव है। तो मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते कि सारे इंटेंसिव वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होंगे या सारे एक्सटेंसिव वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होंगे। ये स्टेटमेंट गलत होगा। समझ में आया कि नहीं? तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन क्वांटिटी किनको बोला जाएगा, वो समझ में आ गया? वो क्वांटिटीज जिनका चेंज उनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, यानी कि सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, बट उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ के थ्रू स्टेट चेंज को परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को हम स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे चेंज इन वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। चेंज इन एंथैल्पी तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। चेंज इन एंट्रोपी तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ठीक है? अब आप लिखो पाथ फंक्शन क्वांटिटीज और पाथ वेरिएबल। देखो डिफिनीशन, देखो those thermodynamic quantities whose change depends not only on the initial and final state of the system, whose change depends not only on the initial and final state of the system, but also upon the path, by which this state change is achieved. This state change is achieved are called path function quantities or path variable. पाथ फंक्शन क्वांटिटीज और पाथ वेरिएबल, इसके एग्जाम्पल जो है ना आपको बहुत कम मिले। ठीक है, लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो आप नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, अगर हीट सप्लाई करके हम वर्क डन प्रोड्यूस करें तो वर्क डन क्या है? पाथ फंक्शन क्वांटिटी, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। दूसरा एग्जांपल लिखो, हीट ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ वर्क डन, किसी का उल्टा, वर्क करके हीट प्रोड्यूस कर रहे। हीट ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ वर्क डन। जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने एक पैडल व्हील लगाई हुई,
उसके अंदर सोल्यूशन है या वाटर है, आप उसको पैडल व्हील को जाए एक मोटर की हेल्प से या इलेक्ट्रिक रोटर की हेल्प से आप उसको रोटेट करा, उससे क्या होता है, वाटर की चर्निंग होती है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके आप देखोगे वहां टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, और उस मैकेनिकल वर्क की वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने बताया ये क्या है, हीट ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ वर्क, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, नोट कर लो, मोलर हीट कैपेसिटीज, मोलर हीट कैपेसिटीज, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटीज एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्वांटिटी। हाँ, इनमें से इंटेंसिव, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं बोल रहा हूं या मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं, तो ये क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है ना, और वो इधर पाथ फंक्शन क्वांटिटी, ठीक है। तो अब जैसे आप देखो, मान लो एक सिस्टम को हमने कंसीडर किया, एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, इस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, बट यहां कोई वर्क नहीं हो रहा, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं बट सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा, तो ये हीट क्या है, ये हीट किस लिए यूटिलाइज हो रही होगी, ये हीट इसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। हाँ, जो हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम उसके बिहाफ पे हमें कोई नहीं हो रहा, तो ये हीट किस लिए यूटिलाइज हो रही, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी। क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी होगी। तो ये Q जो है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा U के बराबर हो गया। डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी, तो Q क्या हो गया, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी। कुछ समझ में आया? हमने हीट तो दिया सिस्टम को, लेकिन सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन वो हीट क्या बन गई, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से एक सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको हमने कोई हीट नहीं दी, ठीक है, सिस्टम को हमने कोई हीट नहीं दिया, बट इसने अपने आप से वर्क प्रोड्यूस कर दिया, अपने आप से, अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करके भी वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो सिस्टम ने अपने आप से वर्क प्रोड्यूस किया, हमने कोई हीट नहीं दी उसको। तो अब ये जो वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, वर्क डन, वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे W क्या हो गया, स्टेट फंक्शन क्वांटिटी हो गया। लेकिन एक सिचुएशन ये है, हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम हमारे लिए वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये दोनों क्या हो गए भाई, ये दोनों क्या हो गए, पाथ फंक्शन क्वांटिटी हो गए। समझ में आया कि नहीं? अगर किसी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम के साथ Q और W एक साथ एसोसिएटेड है, एक ही साथ उसी सिस्टम से Q और W अगर एसोसिएटेड है, तो बोथ Q एंड W बिकम्स पाथ फंक्शन क्वांटिटीज।
अगर इनमें से कोई एक सिर्फ वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, दूसरा नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? स्टेट फंक्शन क्वांटिटी बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। मैंने सिर्फ वर्क डन नहीं बोला है, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड एंड हीट ट्रांसफर ऑन बिहाफ ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर करें, कैसा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या? सिस्टम को हमने लिया एक पॉइंट पे, वहां से उसको मूव कराना शुरू किया और मूव करा करके वापस वहीं ले आते, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर करेंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज हैं, उनका चेंज हमेशा जीरो होता है। नेट चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। लिख लो इस बात को। नेट चेंज in all state function quantities, net change in all state function quantities during a cyclic process, net change in all state function quantities during a cyclic process is always zero। क्योंकि तब क्या होगा ना, जो स्टेट वेरिएबल होगी उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम होगी। लेकिन ये बात पाथ फंक्शन क्वांटिटी के लिए ट्रू नहीं। पाथ फंक्शन क्वांटिटीज का जो चेंज होगा वो साइक्लिक प्रोसेस में भी नॉन जीरो होता है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्वांटिटीज का जो चेंज है वो साइक्लिक प्रोसेस में भी नॉन जीरो होता है, लेकिन स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज का जो चेंज है वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। हाँ, वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसके बाद अगला टर्म को डिफाइन करते हैं। लिखो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक क्या? थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है सिर्फ उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जो या तो इक्विलिब्रियम में है या एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो जा रहा है। थोड़ी बात सुन ले बेटा, फिर बता देता हूँ, हो सकता तुझे समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले ही समझ लेगा अपने आधे अधूरे ज्ञान के बेसिस पे, तो कैसे बात बनेगी? पहले सुनना चाहिए, उसके बाद फिर कमेंट्री करनी चाहिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वहां पे तीन इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब बोला जाएगा? बोल रहा है तब बोला जाएगा जब तीन इक्विलिब्रियम एक साथ वहां पे एस्टैब्लिश होंगे। ठीक है, लिखो, अ सिस्टम इज प्रेजेंट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A system is present in thermodynamic equilibrium. A system is present in thermodynamic equilibrium if following three equilibrium coexist
if following 3 equilibrium coexist. अब वो 3 इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं लिखो। नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कांस्टेंसी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, लिख लो। थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा सिस्टम? जब टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होगा। नंबर 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, मतलब वो मूव भी कर सकता है या एक पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेजेंट है। अब वहां पे वो तो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन बताइए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? ना वेलोसिटी कुछ नहीं, प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंसी ऑफ प्रेशर। अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। एंड नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम। कब होगा भाई केमिकल इक्विलिब्रियम? कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन जो है वहां पे कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से कंपोजिशन फिक्स है, सिस्टम का कंपोजिशन फिक्स्ड है, तो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर कहीं पे एक साथ स्टैब्लिश हो जाते हैं तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, P, T और C कांस्टेंट हो। तो ये बात हो गई थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब आप नोट करो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, thermodynamic processes। लिखो the process by which the change in state of the system is achieved. The process by which the change in state of the system is achieved are called thermodynamic processes। Are called thermodynamic processes। आगे लिखो various thermodynamic processes are number 1 isothermal process। Isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। लिख लो द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच
The thermodynamic process during which temperature of the system remains constant. Temperature of the system remains constant is called isothermal process. तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी 0 होगा। अब डेल्टा टी अगर 0 है ना तो एक क्वांटिटी और 0 होती है, हाँ, डेल्टा यू को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कहां से आया आपको आगे पता चलेगा इसी चैप्टर में। NCV डेल्टा टी, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन ये रिजल्ट होल्ड करेगा ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, किसके लिए सही होगा ये, आइडियल गैसेस के लिए। अगर आप रियल गैस ले लोगे या कोई लिक्विड ले लोगे या कोई सॉलिड ले लोगे तो उसके लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे सीपी होता है, सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये तो बात हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस नोट करो, नंबर 2 आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक प्रोसेस, बार प्रेशर की यूनिट होती है, आइसोबार कांस्टेंट बार, प्रेशर कांस्टेंट। लिखो द process during which कुछ भी, the process in which pressure of the system remains constant is called isobaric process. Isobaric process. तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, मींस अगर डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी 0 होगा। नंबर 3 लिखो आइसो कोरिक प्रोसेस। कोर मतलब होता है वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो the process in which volume of the system remains constant. The process in which volume of the system remains constant. The process in which volume of the system remains constant is called isocoric process.
तो यहां पे डेल्टा V जीरो है, तो W यानी कि मैकेनिकल वर्क डन जो है, अगर हम मैकेनिकल वर्क डन को कंसीडर, इसको पीवी वर्क डन भी बोला जाता है, तो पीवी वर्क डन जो है माइनस पी डेल्टा V होता है। क्योंकि डेल्टा V जीरो है इसलिए W क्या होगा, जीरो होगा। प्रेशर यहाँ पे गैस का लेंगे एक्सटर्नल प्रेशर में सर गैस का सब बताऊंगा, जी आने दो टाइम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। ऐसा नहीं सिर्फ आइडियल गैस के केस में आप बोल रहे, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद अगला टर्म आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, the process in which there is no heat transfer. The process in which there is no heat transfer. The process in which there is no heat transfer across the system boundary. The process in which there is no heat transfer across the system boundary. The process in which there is no heat transfer across the system boundary is called adiabatic process. Is called adiabatic process. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 0। हीट ट्रांसफर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू 0। पिछला पेज, तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब आप नोट करो नंबर 5, साइक्लिक प्रोसेस। देखो, the process in which initial and final state of the system, the process in which initial and final state of the system remains same. The process in which initial and final state of the system remains same is called cyclic process. Is called cyclic process. Is called cyclic process. आगे लिखो, during a cyclic process, change in all state function quantities is 0. During a cyclic process, change in all state function quantities is 0. तो यहाँ पे डेल्टा H 0, डेल्टा U 0, डेल्टा T 0, डेल्टा V 0, डेल्टा S भी 0, मतलब जितनी भी स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज है सबका चेंज 0। तो
अब इसके बाद एक और थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कंसीडर करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लिखो नंबर 6, रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक और स्यूडो स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो इसमें जो तीसरा नेम है इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्यूडो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्यूडो रुके होने की फील दे रहा है, हाँ नकली रूप से रुका हुआ, नकली आदमी। तो स्यूडो स्टैटिक मतलब फाल्सली स्टैटिक, ठीक है, एक्चुअल में स्टैटिक नहीं है लेकिन वो ढोंग कर रहा है, वो रुका हुआ है। स्यूडो मीन्स क्वासी, क्वासी का मतलब भी स्यूडो ही होता। तो स्यूडो स्टैटिक और क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा देखो कि एक प्रोसेस आपको कब लगेगा कि वो रुका हुआ है, जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, मतलब वो मूव कर रहा है, डायनामिक है लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। कैसा? डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर रहा है कि जिस रेट से वो बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जा रहा है उसी रेट से वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड भी आ रहा है, इसलिए ओवरऑल कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है। जैसे आप ट्रेडमिल पे खड़े हो जाओ और उसमें दौड़ो, आप दौड़ते तो लेकिन आपकी पोजीशन वही बनी रहती है कि नहीं? तो मतलब ऐसा लगता है कि आप स्टैटिक हो क्योंकि आपकी पोजीशन तो बदल ही नहीं रही लेकिन आप दौड़ रहे हो। क्या होता है, आप जितना आगे जाते हो बेल्ट उतनी पीछे चली जाती है, इसलिए आपकी पोजीशन वही बनी। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहां पे है रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक और स्यूडो स्टैटिक प्रोसेस में। अब जरा इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो, इफ अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर, if a process is performed in such a manner, if a process is performed in such a manner that driving force किसको बोलेंगे? वो फोर्स जिसकी वजह से स्टेट में चेंज आ रहा है। जैसे हम बोल रहे थे कि स्टेट ए से स्टेट बी को सिस्टम को ले जाना है, तो स्टेट ए से स्टेट बी तक सिस्टम को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखा? नहीं, स्टेटमेंट बोलो। इफ अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर दैट द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर, नया वर्ड है आपके लिए, अब तो अच्छा, ज्ञानी लोग हो। इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर, इनफाइनाइटसिमल का मतलब होता है वेरी स्मॉल। इनफाइनाइटसिमल का मतलब क्या?
वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर दैट द ड्राइविंग फोर्स is infinitesimally greater than that of infinitesimally greater than that of infinitesimally greater than that of restoring force, restoring force। ये क्या होता है? वो फोर्स जो सिस्टम को उसके ओरिजिनल स्टेट पे मेंटेन रखना चाहता है, जो चाहता है कि स्टेट चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना मतलब वापस वही लाना। रीस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को बोलेंगे जो सिस्टम के स्टेट में चेंज को रोकता है। ठीक है, सिस्टम के स्टेट चेंज को जो फोर्स रोकता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और जो कराता है स्टेट चेंज वो ड्राइविंग फोर्स। इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर देन दैट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, एंड वेयर डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन बी रिवर्स्ड, and where direction of change can be reversed, and where direction of change can be reversed either by increasing the restoring force, or decreasing the driving force, or decreasing the driving force by infinitesimal amount, is called reversible, or quasi-static, or pseudo-static process। रिवर्सिबल और क्वासी-स्टैटिक और स्यूडो-स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? बोला है कि जैसे एक सिस्टम स्टेट ए पे प्रेजेंट है और हम इसको स्टेट बी पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि इसको ए से बी की तरफ मूव कराना चाहते हैं। डायरेक्शन ऑफ चेंज फ्रॉम ए टू बी है। अब देखो, तो इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। और एक फोर्स इसको स्टेट ए पे मेंटेन रखना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा? एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। समझ आया कि नहीं? जब ड्राइविंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन एक्चुअल में तो चेंज हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है। हम सिस्टम को ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, धीरे 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 ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम को ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, इसका मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो लगातार डोमिनेट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को, लेकिन बहुत कम अमाउंट से, इनफाइनाइटसिमल अमाउंट से डोमिनेट कर रहा है, बहुत छोटे अमाउंट से डोमिनेट कर रहा है। इसलिए चेंज क्या है? स्लो है, चेंज स्लो है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हम चाहे तो इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? या तो ड्राइविंग फोर्स को थोड़े अमाउंट से डिक्रीज कर दो, या रिस्टोरिंग फोर्स को थोड़े अमाउंट से इंक्रीज कर दो, तो यही चेंज रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा।
ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक और स्यूडोस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। देख लो, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग, हाँ नोट में लिखो, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम is always in equilibrium. System is always in equilibrium with its surrounding. With its surrounding. During reversible process, system is always in equilibrium with its surrounding. System is always तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। आप देखो, जैसे मान लो कि हम एक पर्टिकुलर चेंज को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मान लो उस चेंज को हमने एक स्टेप में ही कंप्लीट कर लिया, क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, अगर हम उस चेंज को 5 स्टेप में कंप्लीट करते हैं तो भी वो इरिवर्सिबल है, लेकिन पहले से कम। ठीक, अगर हमने उसको 10 स्टेप में कंप्लीट किया तो अभी भी इरिवर्सिबल है, लेकिन पहले से और कम। अगर हम उसको 50 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, बोलते अभी भी इरिवर्सिबल है, लेकिन पहले से और कम। यानी कि धीरे 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 क्या हो रहा है, उसके अंदर रिवर्सिबल कैरेक्टर आ रहा है। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में हम जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे, वो प्रोसेस में उतना ज्यादा रिवर्सिबल कैरेक्टर होगा। इसका मतलब इसका उल्टा भी है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में हम जितना कम नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे, वो प्रोसेस उतना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा। फिर से नोट में लिखो एक पॉइंट, देखो, as the number of steps involved, as the number of steps involved, as the number of steps involved in completion, as the number of steps involved in completion of a process increases, of a process increases, as the number of steps involved in completion of a process increases, reversibility of the process also increases. Reversibility of the process also increases, and vice versa. इसका मतलब परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कौन है? जो इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होता है। लिख लो, इट मींस अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, इट मींस अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, इट मींस अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट, it means a perfectly reversible process is that which requires infinite number of steps for its completion, which requires infinite number of steps for its completion. इसका मतलब क्या है? It means no process is perfectly reversible. ठीक है,
भाई अगर इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा, तो हर स्टेप में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो अगर इनफाइनाइट स्टेप है तो इनफाइनाइट टाइम भी है। इसका मतलब जो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ है कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं कि नो प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल। ठीक है, तो फिर बात आती है कि फिर हम इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं। बोलते हैं प्रैक्टिकली उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम किया जाएगा जो स्लो मैनर में परफॉर्म होगा। ठीक है, लिख लो, प्रैक्टिकली ऑल स्लो प्रोसेसेस, practically all slow processes are assumed to be reversible. All slow processes are assumed to be reversible. इसको अच्छे से समझ लेना भाई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बार बार यूज होगा आगे, और लोग समझ ही नहीं पाते हैं। पता चला कि यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन में रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है या इरिवर्सिबल प्रोसेस का। नहीं, बहुत स्लो, बहुत स्लो। अच्छा, रेंज किस मतलब स्लो प्रोसेस में क्या वेलोसिटी ही समझ रहा है क्या तू? टाइम 2-4 दिन में कंप्लीट होगा। इसको सीरियसली मत लेना सब, ये भावनाओं में बहने वाली बात है। अच्छी तरीके से मतलब प्रोसेस को समझो, तुम टाइम को मत समझो। मैंने जो उसकी मीनिंग बताई वो समझो, मीनिंग समझ में आ गई? हाँ, मीनिंग को समझो और ज्यादा और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, अब ये जानना क्यों जरूरी है। बेसिकली क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अलग फॉर्मूला चलता है और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अलग फॉर्मूला चलता है। अब पता चला क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप यही नहीं डिसाइड कर पाए कि ये रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की प्रॉब्लम है या इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की प्रॉब्लम है, तो इसका फॉर्मूला आपने उसमें लगाया, उसका इसमें लगाया, समझ लो क्या होगा। ठीक है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जो स्लो मैनर में परफॉर्म होता है, मतलब जहां पे ड्राइविंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में बहुत कम डिफरेंस है। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई एक सिस्टम है, उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, अंदर में कुछ प्रेशर होगा, बाहर में कुछ प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या होगा, फास्ट होगा चेंज। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, पिस्टन एक साइड में दबता चला जाएगा और बहुत तेजी से जो है वो कंप्रेस होगा या बहुत तेजी से वो एक्सपैंड होगा। तो फिर वहां पे जो चेंज होगा वो क्या बोला जाएगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर है तो स्लो मैनर में चेंज होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद फिर अगला कंसेप्ट आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आराम से बैठ। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से लॉज को हम कंसीडर करते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड। ठीक,
तो सबसे पहले आप लिखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या होगा फिर से? बता तो दिया। अगर एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर क्या चाहेगा? इंटरनल प्रेशर सिस्टम को एक्सपैंड कराना चाहेगा और एक्सटर्नल प्रेशर उसको कंप्रेस कराना चाहेगा। अब अगर एक्सटर्नल जो है स्लाइटली डोमिनेट कर रहा है इंटरनल को, तो वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। लेकिन कैसे? धीरे 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 कंप्रेस होगा। और अगर इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, तो धीरे 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 एक्सपैंड होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो आप ये समझ लो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला लॉ डिफाइन किया गया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। समझ आया कि नहीं? एकदम एकदम सही बात बता रहा हूं, मतलब फालतू की बात नहीं बता रहा। जो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक लॉ डिफाइन किया गया वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सबसे पहले उसको डिफाइन किया गया। अब बाद में पता चला कि उसको समझने के लिए एक और लॉ की जरूरत है, जिसको बाद में डिफाइन किया गया। तो वैसे तो इसको फर्स्ट लॉ बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉ उसको बोल दिया गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नहीं, इसको समझने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम। आपने रिलेशंस पढ़े हैं क्या मैथमेटिक्स में? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अच्छा, तो उसमें एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होती है। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे बोलते हैं कि x जो है वो y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है। x is related with y and y is related with z. हाँ, लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, दूसरा नेम है लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे कुछ भी डाल दे। तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है पहले उसको समझो, तो अपने आप इस लॉ का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में कि अगर x जो है वो y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, इसका मतलब x z से रिलेटेड, ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब यहां पे कैसे इसको यूज करते हैं? बोलते हैं कि अगर हम एक साथ 3 सिस्टम को कंसीडर करें, ठीक है, 3 सिस्टम को अगर हमने एक साथ डिफाइन किया, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, एक साथ हमने तीनों को डिफाइन किया। अब बोल रहे हैं कि जो सिस्टम ए है वो सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साइमल्टेनियसली सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी आपस में भी
थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। लिख लो स्टेटमेंट, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, if we consider three system, if we consider three system called A, B and C, called A, B and C simultaneously, called A, B and C simultaneously in such a manner that if system A is in thermal equilibrium with system B, system A is in thermal equilibrium with system B, and system A is in thermal equilibrium with system C. System A is in thermal equilibrium with system B, and system A is in thermal equilibrium with system C simultaneously, एक साथ होना चाहिए सर। Then system B and C are also in thermal equilibrium with each other. Then system B and C are also in thermal equilibrium with each other. जैसे देखो, ये है सिस्टम ए, ये है सिस्टम बी और ये है सिस्टम सी। सिस्टम ए का टेम्परेचर है TA, सिस्टम बी का टेम्परेचर है TB और सिस्टम सी का टेम्परेचर है TC। बोल रहा है कि सिस्टम ए और सिस्टम बी ये क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम है मतलब TA इज इक्वल टू TB। और फिर बोल रहा है कि सिस्टम ए और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब TA इज इक्वल टू TC। तो फिर सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि TB इज इक्वल टू TC। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ ट्रांजिटिव थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कुछ नहीं है इसमें, हाँ बस फालतू में तभी जीरो एकदम सही। अब आप लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लास तुझे लेनी है कि मुझे? First law of thermodynamics. लिखो because this law was introduced by
was introduced by Robert E. Mayer. ठीक है, इनके नाम पे आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स से, एक इक्वेशन डिफाइंड है जिसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से रिलेट करती है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, उसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो रॉबर्ट ई मेयर ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है जिसको मेयर ने इंट्रोड्यूस किया, पहले हम उस ओरिजिनल स्टेटमेंट को देखते हैं, बाकी इसका जो जनरलाइज स्टेटमेंट है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप नोट करो मेयर्स स्टेटमेंट। मेयर्स स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट लिखो। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a perpetual, हाँ लिख रहा हूं। It is impossible to construct a perpetual motion machine perpetual means होता है everlasting. It is impossible to construct a perpetual motion machine. आगे लिखो that is a machine which can produce energy. That is a machine which can produce energy. Energy मतलब work. Yes. That is a machine which can produce energy without expenditure of energy. Without expenditure of energy. नहीं, एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी देना ही नहीं है भाई। देखो, कोई भी मशीन एवर लास्टिंग कब होगी? जब वो मेंटेनेंस फ्री हो। अब मेंटेनेंस में बहुत कुछ है, उसको एनर्जी इनपुट भी नहीं चाहिए। बाकी जो मेंटेनेंस हो अपनी जगह पे, एनर्जी इनपुट भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई भी मशीन हम नहीं बना सकते जो बिना एनर्जी इनपुट के एनर्जी आउटपुट दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मतलब एनर्जी वो क्रिएट करेगी, और ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट एनर्जी का क्रिएशन नहीं हो सकता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहीं से वो स्टेटमेंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेयर्स स्टेटमेंट बोला जाता है। आप लिख लेना, द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, the more generalized form of first law of thermodynamics is called law of conservation of energy. Law of conservation of energy. बाकी स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट आता है, तो आप हेडिंग इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
अब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आप जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आप सॉल्व करो।